नमस्कार। आज हम 18वीं सदी के भारत के राजनीतिक नक्शे की गहराई में उतरेंगे। ये वो दौर था जब दिल्ली में मुगल सल्तनत की जमीन खिसक रही थी और पूरे देश में नई ताकतें अपना सिर उठा रही थी। बिल्कुल, ये एक उथल-पुथल का समय था, लेकिन साथ ही नए राज्यों के बनने का भी। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए खास तौर पर बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये आधुनिक भारत की नींव को समझने में मदद करता है। ये सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, ये सत्ता के बदलते समीकरण की कहानी है। बिल्कुल। हमारी आज की चर्चा का आधार है एनसीईआरटी की क्लास 7 की इतिहास की किताब का एक अध्याय। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि क्लास 7 की किताब। हाँ, लेकिन हम इसे सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि इतना बड़ा मुगल एम्पायर आखिर ढह क्यों गया, और उसकी जगह मराठा, सिख, राजपूत और जाट जैसी शक्तियां कैसे और क्यों उभरी हैं। स्रोत में दो नक्शे भी हैं, एक 1700 का और दूसरा लगभग 1760 का। और उन्हें देखकर ही पता चलता है कि सिर्फ 60-70 सालों में भारत का चेहरा कितना बदल गया था। तो चलिए इस बदलाव की कहानी को परत दर परत खोलते हैं, और इसकी शुरुआत दिल्ली से ही करनी होगी। हाँ, मुगल साम्राज्य के उस संकट से जिसकी जड़ें, जैसा कि सोर्स कहता है, औरंगजेब के दौर में ही जम चुकी थी। सही बात है। लोग सोचते हैं कि औरंगजेब के बाद सब बिगड़ा, लेकिन असल में वो जो दक्कन की लंबी लड़ाई थी ना, जो सालों तक चली, हाँ, उसने साम्राज्य की कमर तोड़ दी थी। सैन्य और वित्तीय संसाधन मतलब सब खोखले हो गए थे। अच्छा। और औरंगजेब के बाद जो बादशाह आए वो कमजोर थे। प्रशासन पर उनकी पकड़ बहुत ढीली पड़ गई थी। तो जो सिस्टम एम्पायर को जोड़े रखने के लिए बनाया गया था, क्या वही उसे तोड़ने का कारण बन गया? बिल्कुल। हुआ ये कि जो बड़े बड़े मनसबदार और सूबेदार थे, जिन्हें गवर्नर कह सकते हैं, और फौजदारी, दोनों पर कब्जा कर लिया। एक मिनट, मतलब टैक्स भी वही वसूलते थे और सेना भी उन्हीं की? हाँ, और वो पैसा दिल्ली भेजने के बजाय अपनी ताकत बढ़ाने में लगाने लगे। तो एक तरह से वो खुद ही छोटे मोटे बादशाह बन बैठे। बिल्कुल। और जब तक दिल्ली को पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। उनके पास अपनी सेना, अपना खजाना होता था। और दिल्ली की अपनी तिजोरी तो पहले ही खाली हो रही थी। एकदम। इसीलिए उत्तर और पश्चिम भारत में किसानों और जमींदारों ने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया। उन पर टैक्स का बोझ बढ़ता जा रहा था। और इसी आर्थिक बदहाली का जिक्र सोर्स में एक लेखक के शब्दों में मिलता है, जो बहुत ही चौंकाने वाला है। क्या लिखते हैं वो? वो लिखते हैं, बड़े बड़े सरदार लाचार और गरीब हैं। किसान तो सोने की फसल काटता है, पर उसके मालिक को तिनका भी नसीब नहीं होता। ये तो सीधे सीधे इकोनॉमिक बैंक्रप्सी की तस्वीर है। मतलब साम्राज्य अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका था। और जब घर अंदर से इतना कमजोर हो तो बाहरी हमलों का सामना करना नामुमकिन हो जाता है। और वही हुआ 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह का हमला। वो सिर्फ एक हमला नहीं था, वो मुगल साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील जैसा था। और उसने दिल्ली को जिस तरह लूटा, सोर्स में तो पूरी लिस्ट दी है। 60 लाख रुपए, कई हजार सोने के सिक्के, 50 करोड़ रुपए के जवाहरात। और विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन, द पीकॉक थ्रोन। वो सिर्फ एक सिंहासन नहीं था, वो मुगल सत्ता का प्रतीक था। हाँ, उसे ले जाने का मतलब था दिल्ली की आत्मा को लूट लेना। एक चश्मदीद ने लिखा कि नया शहर मलबे में बदल गया था। और इसके बाद अहमद शाह अब्दाली के भी तो हमले हुए। हाँ, अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने भी 1748 से 1761 के बीच कई बार हमले किए, जिसने बची खुची ताकत भी खत्म कर दी। और इस दौरान दिल्ली के दरबार में क्या चल रहा था? क्या वो एकजुट नहीं थे? बिल्कुल नहीं। वहां तो एक अलग ही जंग चल रही थी, ईरानी और तुरानी गुटों के बीच। अच्छा, ये कौन थे? ये दरबार के अमीर थे, तुर्की और ईरानी मूल के, और वे बादशाहों को अपनी कठपुतली बनाकर रखते थे। हालत इतनी खराब थी? इतनी खराब कि 2 बादशाहों, फर्रुखसियर और आलमगीर द्वितीय को इन्हीं अमीरों ने मरवा दिया और 2 और को अंधा कर दिया। बाप रे। तो आप समझ सकती हैं कि बादशाह का पद कितना कमजोर हो चुका था। तो एक तरफ दिल्ली में साम्राज्य इस तरह बिखर रहा था, लेकिन सत्ता का कोई वैक्यूम तो होता नहीं है। बिल्कुल। जैसे ही मुगल कमजोर पड़े, क्षेत्रीय ताकतें सिर उठाने लगी। और इनमें सबसे पहले थे राजपूत। हाँ, आमेर और जोधपुर जैसे बड़े राजपूत घराने मुगल व्यवस्था का एक अहम हिस्सा थे। उन्हें अपनी वतन जागीरों में काफी आजादी मिली हुई थी। तो जब उन्होंने दिल्ली को कमजोर होते देखा तो उन्होंने अपनी सीमाओं से बाहर निकलना शुरू कर दिया। सही। जोधपुर के अजीत सिंह को गुजरात और आमेर के सवाई राजा जयसिंह को मालवा जैसे अमीर प्रांतों की सूबेदारी मिल गई। एक मिनट, सवाई राजा जयसिंह, ये वही हैं जिन्होंने जयपुर शहर बसाया और जंतर मंतर बनवाया? हाँ, वही। ये बहुत दिलचस्प बात है कि एक शासक जो युद्ध और राजनीति में इतना व्यस्त था, वो विज्ञान और खगोल शास्त्र में भी इतनी रुचि ले रहा था।
उन्होंने 5 वेधशालाएं बनवाईं। बिल्कुल, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में। ये दिखाता है कि ये नए शासक सिर्फ योद्धा नहीं थे, वे संस्कृति और विज्ञान के संरक्षक भी थे। लेकिन उनके विस्तार की भी एक सीमा थी। हाँ, 1740 के दशक से एक नई शक्ति दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रही थी, मराठा। राजस्थान में मराठों के अभियानों ने राजपूतों के विस्तार पर रोक लगा दी। ठीक है, अब अगर उत्तर में थोड़ा और ऊपर जाएं, तो पंजाब में एक पूरी तरह से नई राजनीतिक शक्ति आकार ले रही थी, सिख धर्म का राजनीतिकरण गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा 1699 में खालसा की स्थापना के साथ एक नए मोड़ पर पहुंचा। ये सिर्फ एक धार्मिक समुदाय नहीं था, बल्कि एक योद्धा समुदाय था। हाँ, 1708 में गुरु जी के निधन के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ एक जबरदस्त विद्रोह किया। और उनका ऑर्गेनाइजेशन भी कमाल का था, जत्थों और फिर मिसलों में। उनकी मिलीजुली सेना को दल खालसा कहा जाता था और वो अपने फैसले भी मिलकर लेते थे, बैसाखी और दिवाली पर अमृतसर में इकट्ठा होकर, जिसे गुरमता यानी गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। उन्होंने एक राखी सिस्टम भी बनाया जो बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, ये क्या था? ये एक तरह का प्रोटेक्शन ऑफर था। वे किसानों से कहते थे कि आप अपनी फसल का 20% हमें दीजिए और हम आपको बाहरी हमलों से बचाएंगे। तो ये सिर्फ एक सैन्य संगठन नहीं था, बल्कि एक वैकल्पिक शासन व्यवस्था की शुरुआत थी। बिल्कुल, उनका एक बहुत साफ राजनीतिक लक्ष्य था, जो उनके नारे राज करेगा खालसा में झलकता है। और इसी संगठन के दम पर उन्होंने न सिर्फ मुगलों का, बल्कि अहमद शाह अब्दाली जैसे ताकतवर हमलावर का भी सामना किया। हाँ, और आगे चलकर इन्हीं मिसलों को एकजुट करके महाराजा रंजीत सिंह ने एक विशाल सिख साम्राज्य की स्थापना की। अब आते हैं उस शक्ति पर जिसने शायद मुगल साम्राज्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, मराठा। हाँ, और जो 18वीं सदी की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। इनकी शुरुआत तो शिवाजी महाराज ने की थी। उनकी गुरिल्ला युद्ध की रणनीति, वो उस समय की विशाल मुगल सेना के लिए एक बुरा सपना थी। शिवाजी की मृत्यु के बाद सत्ता पेशवाओं के हाथ में आ गई, जो प्रधानमंत्री होते थे। हाँ, और पूना मराठा शक्ति का केंद्र बन गया। और पेशवाओं के दौर में तो मराठा साम्राज्य का विस्तार अविश्वसनीय रफ्तार से हुआ। 1720 से 1761 का दौर तो जैसे मराठा युग ही था। बिल्कुल, उनकी सैन्य सफलता का राज था उनकी स्पीड। वे मुगलों के मजबूत किलों से बचकर निकलते, शहरों पर अचानक हमला करते और मुगल सेनाओं की सप्लाई लाइंस काट देते थे। तो उन्होंने धीरे धीरे मुगल साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया। हाँ, 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात पर कब्जा, 1730 के दशक तक पूरे दक्कन के स्वामी बन गए। और इस विस्तार को फंड करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही प्रभावी टैक्सेशन सिस्टम बनाया, चौथ और सरदेशमुखी। ये क्या था? चौथ का मतलब था भू राजस्व का 25% हिस्सा और सरदेशमुखी लगभग 10% अतिरिक्त टैक्स। तो ये एक तरह का प्रोटेक्शन मनी था। हाँ बिल्कुल, आप हमें ये टैक्स दो तो हम आपके इलाके पर हमला नहीं करेंगे। इसने उन्हें आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बनाया। लेकिन इसी वजह से उत्तर भारत में कोई भी राजा उन पर भरोसा नहीं कर पाया। यही उनका सबसे बड़ा पैराडॉक्स था। उनकी ताकत का स्रोत ही उनकी कमजोरी का कारण बना। मतलब जब उन्होंने पूरे भारत में अभियान चलाए तो उन्होंने स्थानीय शासकों को अपना दुश्मन बना लिया। सब उन्हें एक लुटेरी शक्ति के तौर पर देखने लगे। अच्छा, इसीलिए 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में कोई उनके साथ नहीं था। कोई भी नहीं, राजपूत, जाट, कोई भी भारतीय शक्ति उनके साथ खड़ी नहीं हुई। वो उस लड़ाई में अकेले पड़ गए। ये तो बहुत बड़ा इंसाइट है। चलिए, अब आखिर में दिल्ली के पास ही उभर रही एक और ताकत, जाटों की बात करते हैं। जाट मूल रूप से दिल्ली, आगरा और मथुरा के आसपास के इलाकों के समृद्ध किसान थे। उन्होंने भी मुगल सत्ता की कमजोरी का फायदा उठाया। हाँ, लेकिन जाट शक्ति अपने चरम पर पहुंची महाराजा सूरजमल के नेतृत्व में। उन्होंने भरतपुर को एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य बनाया। पानीपत और बल्लभगढ़ जैसे शहर उनके राज में बड़े व्यापारिक केंद्र बन गए। और वो सिर्फ योद्धा ही नहीं थे, बल्कि महान निर्माता भी थे। उन्होंने भरतपुर में प्रसिद्ध लोहागढ़ किला बनवाया, जिसे अभेद्य माना जाता था। हाँ, और डीग में एक शानदार बाग महल बनवाया, जिसकी वास्तुकला में राजपूत और मुगल दोनों शैलियों का सुंदर मेल देखने को मिलता है। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि 18वीं सदी सिर्फ मुगल साम्राज्य के पतन का युग नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही डायनामिक दौर था, जहां पुराने साम्राज्यों के खंडरों पर कई नई जीवंत क्षेत्रीय ताकतें अपनी अपनी पहचान बना रही थीं। बिल्कुल, ये एक तरह से भारत के राजनीतिक नक्शे का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था। लेकिन
इस पूरी उथल-पुथल के बीच एक और शक्ति जो अब तक ज्यादातर व्यापार तक सीमित थी, पूर्वी भारत में अपने पैर जमा रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1765 तक वो बंगाल के असली मालिक बन चुके थे। हाँ, और यहाँ यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा सवाल उठता है जिस पर सोचना चाहिए। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या इन शक्तिशाली भारतीय राज्यों के आपसी संघर्ष ने ही ब्रिटिशों के लिए भारत पर कब्जा करना आसान बना दिया? अगर मराठा, सिख और अन्य शक्तियां एकजुट होती तो क्या 18वीं सदी का इतिहास कुछ और होता? इस पर